नमस्कार। आज के इस सत्र में आप सबका स्वागत है। हमारे पास आज शाक्य गणराज्य, बुद्ध और उनका परिवार, इस विषय पर कुछ दिलचस्प जानकारी है, कुछ स्रोत हैं। तो आज हम इन्हीं के जरिए वो प्राचीन शाक्य गणराज्य और ख़ास तौर पर बुद्ध के परिवार, उनके जीवन के कुछ पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं इसमें क्या है। बिल्कुल। और ये स्रोत काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये हमें उस समय के समाज, शासन और बुद्ध के शुरुआती जीवन के बारे में काफी कुछ बताते हैं। हम देखेंगे कि ये शाक्य गणराज्य असल में था क्या, और फिर बुद्ध के पिता शुद्धोदन, उनकी माँ महामाया और पत्नी राहुल माता, इनकी क्या भूमिका रही। सही कहा। तो सबसे पहले यही सवाल, ये शाक्य गणराज्य था कहाँ, मतलब ज्योग्राफिकली? हाँ, तो स्रोत बताते हैं कि ये आज का जो उत्तर प्रदेश का नॉर्थ ईस्ट का हिस्सा है और नेपाल की तराई, उस इलाके में फैला हुआ था। और राजधानी थी कपिलवस्तु। कपिलवस्तु, अच्छा। और ये नाम शाक्य क्यों पड़ा, इसका कोई खास कारण? हाँ, इसमें एक मजेदार थ्योरी है। कहते हैं कि वहाँ शाक के पेड़, मतलब सागौन या टीकवुड, वो बहुत ज्यादा थे। तो शायद इसीलिए इक्ष्वाकु वंश की ये जो ब्रांच थी वो शाक्य कहलाई। अच्छा, शाक के पेड़ से शाक्य। इंटरेस्टिंग है। हाँ। और इसीलिए बुद्ध को शाक्य सिंह भी कहते हैं, मतलब शाक्यों का सिंह। ये उनके वंश से जुड़ा है। शाक्य सिंह, राइट। और एक और बात ध्यान देने वाली है, एक जातक कथा है, भद्दसाल जातक। उसके अनुसार ये जो शाक्य प्रदेश था, ये असल में उस समय के शक्तिशाली कौशल राज्य के अधीन था। ओह, तो मतलब पूरी तरह से इंडिपेंडेंट नहीं थे। लगता तो यही है, कौशल के प्रभाव में थे। अच्छा, और बुद्ध के पिता शुद्धोदन, आपने कहा वो राजा नहीं थे, गण मुख्य थे। ये क्या होता है? हाँ, गण मुख्य मतलब वो गणराज्य के प्रमुख थे, शायद चुने हुए। ये ट्रेडिशनल मोनार्की से थोड़ा अलग सिस्टम था, एक तरह की कह सकते हैं रिपब्लिकन व्यवस्था। तो जब बुद्ध ने घर छोड़ा, ज्ञान प्राप्त किया, उसके बाद पिता पुत्र के रिश्ते में क्या हुआ? काफी समय तक मिले नहीं थे शायद। हाँ, बिल्कुल। स्रोत बताते हैं कि शुद्धोदन ने 6 साल तक अपने बेटे को देखा ही नहीं था। फिर जब उन्होंने बुद्ध की प्रसिद्धि के बारे में सुना तो उन्हें वापस बुलाने के लिए कई दूत भेजे। अच्छा। पर मजेदार बात यह हुई कि जो भी दूत जाता था वो बुद्ध के उपदेश सुनता और वहीं भिक्षु बन जाता। क्या बात है, मतलब राजा का मैसेज पहुंचा ही नहीं। हाँ, वो वापस ही नहीं आए। फिर आखिरकार बुद्ध के बचपन के एक दोस्त थे, कालोदाई। शुद्धोदन ने उन्हें भेजा। वो भी भिक्षु तो बन गए, पर उन्होंने अपना वादा निभाया। अच्छा, उन्होंने बुद्ध को मनाया? हाँ, उन्होंने बुद्ध को कपिलवस्तु वापस आने के लिए राजी कर लिया। तो जब बुद्ध वापस पहुंचे कपिलवस्तु, तब परिवार में क्या माहौल था? सब लोग मिलने आए होंगे। लगभग सभी आए, पूरा राज परिवार उत्साहित था। लेकिन एक व्यक्ति नहीं आया। कौन? उनकी पत्नी, जिन्हें ग्रंथों में अक्सर राहुल माता कहा गया है। अच्छा। उन्होंने कहा कि अगर मुझ में कोई गुण है तो आर्यपुत्र स्वयं मेरे पास आएंगे। अच्छा, और क्या बुद्ध गए उनसे मिलने? हाँ, बुद्ध खुद उनके कक्ष तक गए। और वहां एक और खास बात पता चली। राहुल माता ने भी एक तरह से त्याग का जीवन अपना लिया था। वो भी काषाय वस्त्र पहन रही थी। ओहो, मतलब भिक्षुओं जैसे वस्त्र। हाँ, गेरुए या केसरिया रंग के। और दिन में सिर्फ एक बार भोजन करती थीं। वो भी बुद्ध के रास्ते पर ही थीं, अपने तरीके से। ये तो काफी गहरा है। लेकिन परिवार में इसके बाद भी तो कुछ नाटकीय हुआ था, वो राजकुमार नंद वाली घटना। हाँ, वो तो बहुत बड़ा मोड़ था। राजकुमार नंद, जो बुद्ध के सौतेले भाई थे, जिस दिन उनका विवाह होना था और उसी दिन उनका राज्याभिषेक भी तय था। हाँ। उसी दिन बुद्ध उनके महल पहुंचे और उन्हें प्रव्रजित कर दिया, मतलब भिक्षु बना दिया। क्या? शादी और राज्याभिषेक वाले दिन? हाँ, और इतना ही नहीं, इसके बाद बुद्ध के अपने बेटे राहुल, उन्होंने भी प्रव्रज्या ले ली, वो भी भिक्षु बन गए। अरे बाप रे, ये तो शुद्धोदन के लिए तो बहुत बड़ा सदमा रहा होगा। पहले सिद्धार्थ, फिर नंद, फिर पोता राहुल भी। बिल्कुल, जाहिर सी बात है, शुद्धोदन इससे बहुत ज्यादा दुखी हुए। मतलब उनका परिवार एक एक करके संग में जा रहा था। इसी दुख में वो बुद्ध के पास गए और उनसे एक विनती की। क्या विनती? उन्होंने कहा कि भविष्य में किसी भी माँ बाप की इजाजत के बिना उनके बेटे को भिक्षु न बनाया जाए। अच्छा। और बुद्ध ने मान लिया। हाँ, बुद्ध ने उनकी इस पीड़ा को समझा और इसे संघ का एक नियम बना दिया। तो ये दिखाता है कि कैसे एक पिता का व्यक्तिगत दुख
एक पर्सनल ट्रेजेडी बौद्ध संघ के नियमों का हिस्सा बन गई। ये वाकई बहुत अहम बात है। पर्सनल और इंस्टीट्यूशनल कैसे जुड़ जाते हैं। अच्छा, हमने पिता, पत्नी, बेटे, भाई की बात की। बुद्ध की माँ महामाया, उनके बारे में क्या जानकारी है? रानी महामाया, हाँ। वो शुद्धोधन की पत्नी थी और सिद्धार्थ गौतम यानी बुद्ध की माँ। उनका जिक्र मुख्य रूप से बुद्ध के जन्म के प्रसंग में आता है। लुम्बिनी वन में जन्म हुआ था बुद्ध का। हाँ, लुम्बिनी। लेकिन दुखी बात यह है कि बुद्ध के जन्म के बस 7 दिन बाद ही उनका देहांत हो गया था। ओ, सिर्फ 7 दिन। हाँ, इसलिए बुद्ध का पालन पोषण उनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने किया था। वो शुद्धोधन की दूसरी पत्नी भी थीं। और वही गौतमी बाद में पहली भिक्षुणी भी बनी है ना? हाँ, बिल्कुल। वो भिक्षुणी संघ की प्रमुख बनी। तो अगर हम इन सब बातों को समेटें तो ये श्रोफ हमें सिर्फ शाक्य गणराज्य का एक पॉलिटिकल या ज्योग्राफिकल मैप नहीं देते, बल्कि एक परिवार की बहुत ही मानवीय कहानी बताते हैं, जिसमें प्रेम है, कर्तव्य है, दुख है और आध्यात्मिक खोज भी है। एकदम सही कहा आपने। बुद्ध के अपने परिवार के साथ ये जो रिश्ते थे, ये थोड़े जटिल थे, इमोशनल थे, और ये उनके जीवन और उनकी शिक्षाओं का एक बहुत अहम हिस्सा रहे। हाँ, ये साफ दिखता है। और यहाँ एक बात सोचने वाली है कि ये जो पारिवारिक घटनाएं थीं, जैसे शुद्धोधन का दुख या राहुल माता का वो मौन त्याग या फिर नंद और राहुल का अचानक भिक्षु बन जाना, ये सिर्फ व्यक्तिगत किस्से नहीं है। इनका सीधा असर पड़ा बौद्ध धर्म के शुरुआती नियमों पर, उसकी परंपराओं पर। ये हमें याद दिलाता है कि जो बड़ी बड़ी आध्यात्मिक क्रांतियां होती हैं, वो भी कहीं ना कहीं इंसानी रिश्तों, भावनाओं, उसी ताने बाने में जन्म लेती हैं, उसी से आकार पाती हैं। बिल्कुल। और ये सोचना दिलचस्प है कि अगर ये सब पारिवारिक मोड़ ना आए होते तो शायद बौद्ध धर्म का शुरुआती रूप कुछ अलग होता। हाँ, शायद। ये इतिहास की खूबसूरती है ना, कि व्यक्तिगत कहानियां कैसे पूरी दुनिया को बदल सकती हैं। गुजारिश है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। हाँ, ताकि नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।